डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सेशन नंबर 3, जिसमें हम क्वेश्चंस कवर करेंगे बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस के टॉपिक के। क्वेश्चन नंबर होंगे 88 से 113 तक। जिन लोगों को थ्योरी इसकी नहीं आती है, अगर आप समझना चाहते हो तो थ्योरी मैंने पहले से कवर की है, मैं दोबारा कवर नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस दोनों का बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया हुआ है थ्योरी, तो उसके लिए आप उन वीडियोज को रेफर कर सकते हो। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है कि कोई बीम है, उसको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की हम कब बोलेंगे। तो उसमें जो बेंडिंग स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो हर एक क्रॉस सेक्शन पर अगर सेम है तो हम उसको बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम है। और ये किस तरह से बना सकते हैं हम बेंडिंग मोमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल केस ले, हम कैंटिलीवर बीम का ये पॉइंट लोड लग रहा है, तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे बेंडिंग मोमेंट है वो इंक्रीज होगा। तो इसको लिए हम इस तरीके से इस बीम को डिजाइन कर दें कि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं इसकी विड्थ या डेप्थ है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, ये वाला, तो यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एम की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो एफ भी जो होगा हर एक क्रॉस सेक्शन पे हम कांस्टेंट रख सकते हैं अगर हम विड्थ या डेप्थ में से किसी एक को चेंज कर दें। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस इज सेम एट एवरी सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है कि बेंडिंग मोमेंट किसी सेक्शन पे टेंड्स टू बेंड और डिफ्लेक्ट द बीम, मतलब बीम में कोई बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है। इंटरनल स्ट्रेसेस है इस बेंडिंग को रेजिस्ट करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो डेवलप होता है, जो ऑफर करते हैं, जो जिस स्ट्रेसेस के कारण ये रेजिस्ट करता है बेंडिंग को, उनको बोला जाता है ऑब्वियसली बेंडिंग स्ट्रेसेस। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होते हैं वो कंप्रेशन को रेजिस्ट करते हैं। शियर स्ट्रेसेस होते हैं वो शियरिंग के जो फोर्सेज आ रहे हैं उनके कारण जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, जो आ रहा है स्ट्रेसेस, वो है। क्वेश्चन नंबर 90 में दिया है कि सिंपल बेंडिंग थ्योरी में एक अजम्पशन है कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर आफ्टर द बेंडिंग। इस अजम्पशन का क्या मतलब है? तो ये अजम्पशन हम इसलिए लेते हैं कि प्लेन सेक्शन है वो आफ्टर बेंडिंग भी प्लेन ही रहेगा, कोई डिस्टोर्शन नहीं होगा उसमें। यानी कि आपका जो क्रॉस सेक्शन है बीम का, उसमें जो स्ट्रेन होगा विड्थ के डेप्थ के अलोंग वो लीनियर होगा। तो यहाँ पे क्या, स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, कि मतलब जितना ज्यादा हम न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाते जाएंगे इसमें स्ट्रेन है वो बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है कि एक बीम है उसमें 3 लेयर है, 3 नहीं सॉरी, देयर इज लेयर, मतलब वहां पर एक लेयर है जो कि ना स्ट्रेच हो रही है ना कंप्रेस हो रही है बेंडिंग ऑपरेशंस में। तो ये कौन सी लेयर होती है? तो ये न्यूट्रल लेयर, न्यूट्रल एक्सिस से जो पास होती हुई लेयर है वो है, इसको न्यूट्रल लेयर हम बोलते हैं। इसके ऊपर नीचे डिपेंड करेगा कि लोडिंग किस तरीके से, उसके तरीके से एक साइड कंप्रेशन आएगा एक साइड टेंसाइल आएगा, बट इस पर कोई स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन नहीं होगा। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है कि प्लेन सेक्शन है ये रिमेन प्लेन रहता है। ये अजम्पशन है, ये बेंडिंग थ्योरी में क्या इंप्लाई करता है? तो अभी हमने पीछे देखा इसका एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है गेट 2013 का। ये क्या इंप्लाई करता है कि स्ट्रेन प्रोफाइल है वो लीनियर है। जैसे जैसे हम न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर या नीचे की तरफ जाते हैं लीनियरली स्ट्रेन है वो वेरी करता है। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया है कि वाई स्क्वायर डॉट डेल्टा ए, ये इसको हम क्या कहते हैं? तो ये सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है, डेल्टा ए एरिया है, इसका वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी सेकंड मोमेंट ले रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरीके से सेकंड मोमेंट ऑफ मास भी हम लेते हैं, उसको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। और ये टर्म अगर आपको क्लियर नहीं है तो बेंडिंग में इनका यूज होता है, और आपको अगर समझना है इन चीजों को तो मैंने सेपरेट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इसका वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में है, आप उसको देख के एक बार सिग्निफिकेंस समझ सकते हो कि एग्जैक्टली है क्या, ये चीजें क्या रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टील सेक्शंस दिए हुए हैं इनमें से मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कौन सा होगा। वैसे यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था कि सेक्शन को हम एज ए बीम यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। तो बीम में हमने देखा कि इस तरीके से उसमें स्ट्रेसेस आते हैं, तो न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेसेस सबसे कम होते हैं। तो बीम को हमें इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि न्यूट्रल एक्सिस पे जो स्ट्रेस, जो एरिया कंसंट्रेटेड है वो मिनिमम हो, और जहां पर इन पे ये टॉप और बॉटम पे जहां पे स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं वहां पर एरिया ज्यादा हो, ताकि ऑल ओवर स्ट्रेसेस है वो लिमिट में रह पाए। तो आई सेक्शन यहाँ पर दिए गए सेक्शंस में से बेस्ट पॉसिबल है, जो एज ए बीम हम इसको यूज कर सकते हैं। तो
तो ए यहाँ पर आंसर हो गया। इनमें बाकी में अगर देखा जाएगा और रेक्टेंगुलर सर्कुलर का कंपेयर करेंगे तो इसका आगे क्वेश्चन आएगा जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में कौन सा ज्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 95 में दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ बेस बी है, हाइट h है, बेस ऑफ ट्राइंगल के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, सॉरी रेक्टेंगल। तो इस तरीके से है, सेंट्रॉइड से पास होती हुई एक्सिस का तो आप सबको पता ही होगा, नहीं है तो आप याद कर लीजिए। BSQ/12 होता है ये, जो एक्सिस सेंट्रॉइड से पास हो रही है उसके अबाउट। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि I सेंट्रल एक्सिस के अबाउट प्लस AY बार का स्क्वायर, इससे हम किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ये एक्सिस है, ये सेंट्रॉइड से पास होने वाले एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए और y बार इनके बीच की डिस्टेंस है। तो इसके अबाउट तो मुझे पता है BSQ/12 होता है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको एक्सिस बोलूं तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा BHQ/12 ICG वाला, A BH/2 सॉरी BH रेक्टेंगल है तो, और y बार क्या हो जाएगा, टोटल हाइट अगर h है तो ये उसका हाफ h/2 हो जाएगा, तो h/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो BH³ तो बाहर ले लेते हैं, अंदर आएगा 1/12 प्लस 1/4। इस 1/12 प्लस 1/4 को सोल्व करेंगे तो ये 4/12 यानी 1/3 आ जाएगा। सी होगा करेक्ट आंसर। देखना है आपको, बेस ऑफ द रेक्टेंगल पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 96 में दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन अबाउट इट्स न्यूट्रल एक्सिस इज। तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन का BHQ/12, तो यहाँ पे बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन अबाउट इट्स एक्सिस, तो ये होता है π/64 d⁴, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर सीधे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और ऑब्वियसली बेंडिंग वाले जो क्वेश्चंस है वहां पर भी इसका यूज होता है। तो आपको एटलीस्ट सेंट्रॉइड से पास होती हुई एक्सिस के क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक सेक्शन का पता होना चाहिए। यहाँ पर ए हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया इज ऑलवेज लिस्ट विथ रेस्पेक्ट, तो जो सेंट्रॉइड से पास होती हुई एक्सिस है उसके अबाउट लिस्ट होगा, क्योंकि उसके अलावा किसी और के लिए अगर हम निकालते हैं तो सेंट्रॉइड वाली जो एक्सिस है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम AY बार स्क्वायर ऐड करते हैं उसमें, तो जितनी ज्यादा दूर वो दूसरी एक्सिस लोकेटेड होगी उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सेंट्रॉइड वाली एक्सिस के लिए सबसे कम होगा, तो यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया है कि बेंडिंग मोमेंट का रेशियो पूछा गया है सेंटर ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम और जो कि सब्जेक्टेड है सेंट्रल लोड से और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड से। तो SFD BMD वाला क्या क्वेश्चन है वैसे तो ये, बट इसका फर्दर यूज होता है मोमेंट निकालने का बेंडिंग स्ट्रेसेस में भी। तो इस तरीके से अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, अगर पॉइंट लोड लग रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम में तो, और ये आता था WL/4, चाहे तो आप इसको निकाल सकते हो, रिएक्शंस इक्वल होंगे दोनों जगह पे। और अगर इस तरीके से लोडिंग है तो उस केस में यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट वो डायग्राम ऐसा बनेगा और ये मैक्सिमम वाला बेंडिंग मोमेंट आएगा WL²/8। तो दोनों का रेशियो अगर देखें तो 2 आ जाएगा, फिर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन L है, वो कैरी कर रही है एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट आइदर एंड्स टू W एट मिड स्पान, इस तरीके से है। और ये यहाँ पर ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है जो कि एंड्स पे 0 है और सेंटर पे W kN/m है, kg/m लिखा है यहाँ पे। तो जीरो शेयर फोर्स कहाँ पे होगा, तो वैसे तो ये सिमेट्री का केस है और आपको देख के भी आइडिया लग जाना चाहिए। रिएक्शंस की अगर बात करें तो टोटल लोडिंग कितनी आ रही है, टोटल लोडिंग होगा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया के ट्राइंगल का हाफ एरिया होगा, हाफ इनटू बेस जो कि यहाँ पे L है, ये दोनों सपोर्ट्स के बीच की डिस्टेंस, इनटू हाइट, हाइट W है, तो WL/2 टोटल यहाँ पर लोडिंग आ रही है। सिमेट्री का केस है तो दोनों पे हाफ हाफ जाएगा, WL/4 यहाँ गए, WL/4 यहाँ गया। अब अगर मुझे x कोई सेक्शन है वहां पे शियर फोर्स की इक्वेशन लिखनी है, यहाँ से x डिस्टेंस पे है वो, तो वो होगा WL/4 तो रिएक्शन माइनस यहाँ पर अब लोड की इंटेंसिटी x डिस्टेंस पे क्या होगी, W/L/2 इंटू एक्स, ये हो गया L/2 क्यों, क्योंकि L/2 डिस्टेंस में ये इंटेंसिटी 0 से W तक चेंज हो रही है,
तो 1 मीटर की डिस्टेंस में होगी W/L/2 से, x पे होगी इंटू एक्स। अब ये तो यहाँ की लोड इंटेंसिटी आई है, शेयर फोर्स के लिए मुझे टोटल लोड चाहिए। टोटल लोड होगा इस ट्रायंगल का एरिया, तो ये हो जाएगा ये ऑर्डिनेट इंटू 1/2 इंटू बेस जो कि है यहाँ पर x। ये इक्वल होना चाहिए 0 के, वो हम लोकेशन निकाल रहे हैं जहाँ पर शेयर फोर्स 0 होगा, जो हमसे पूछा गया है। तो WL/4 इज इक्वल टू W, यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वल आ गया WL/4 इज इक्वल टू WX² यहाँ से आप x निकालोगे तो L/2 आ जाएगा। मतलब यहाँ वाला जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर शेयर फोर्स 0 होगा, मिड स्पान इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया है कि दो बीम है, इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सब्जेक्टेड है इक्वल बेंडिंग मोमेंट्स के। एक बीम स्क्वायर है क्रॉस सेक्शन और दूसरे का सर्कुलर सेक्शन है, तो कौन सा इकोनॉमिकल होगा? तो जैसे मैंने बताया था कि टॉप और बॉटम पे बेंडिंग स्ट्रेसेस मैक्सिमम होते हैं, न्यूट्रल एक्सिस पे मिनिमम होते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस के अराउंड एरिया कम कंसंट्रेटेड होना चाहिए। अवे फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस जितना ज्यादा एरिया कंसंट्रेटेड होगा, उतना ही ज्यादा सेक्शन है वो इकोनॉमिकल पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें दिए कि मैक्सिमम एरिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कंसंट्रेटेड है, सबसे ज्यादा विड्थ यहाँ पर है, जबकि इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर विड्थ कम होगी। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन है ये ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा। यहाँ पे आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। स्क्वायर सेक्शन, सॉरी रेक्टेंगुलर की जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर सेक्शन इकोनॉमिकल पड़ेगा, और अगर रेक्टेंगुलर होता तो फिर वो आंसर हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है और एक स्क्वायर सेक्शन है, इन दोनों में कौन सा मोस्ट इकोनॉमिकल होगा? क्वेश्चन नंबर 102 में दिया है कि एक बीम सब्जेक्टेड है प्योर बेंडिंग के, तो इस केस में क्या होगा? तो स्ट्रेस की इंटेंसिटी होती है इसमें, इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, FB/Y इज इक्वल टू M/I इज इक्वल टू A/R। ये जो बेंडिंग की बेसिक इक्वेशन है, यहाँ से हमारे पास FB आ रहा है, ये इक्वल होगा M/I इंटू वाई के। तो स्ट्रेसेस है वो y के प्रोपोर्शनल है। Stress intensity in any fiber is proportional to distance of the fiber from the neutral axis। सी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 103 में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर बीम लोडेड हैंग लॉन्गिट्यूडनली, तो शियर फोर्स कहाँ पर डेवलप होगा? तो अगर हम ट्रांसवर्सली लोडेड बीम की अगर बात करें कि इस तरीके से लोडिंग आ रही है, तो हम मानते हैं कि ये वर्टिकल सेक्शन है, इसमें शियर स्ट्रेसेस आ रहे हैं, शियर फोर्स यहाँ पर आ रहा है, लग रहा है। वहीं पे अगर लॉन्गिट्यूडनली लोडेड होगी तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स है इनमें शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा, एवरी हॉरिजॉन्टल प्लेन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया है कि एवरेज शियर स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का सर्कुलर सेक्शन के लिए रेशियो क्या होगा? तो सर्कुलर के लिए और रेक्टेंगुलर के लिए, दोनों के लिए ही 3/2 होता है। मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एवरेज वाले का 3/2 टाइम्स होगा। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर सेंटर पे जो स्ट्रेसेस है वो न्यूट्रल एक्सिस पे वो मैक्सिमम वाला होता है, जबकि अगर हम यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन की बात करें तो न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम स्ट्रेस नहीं अकर होता है। न्यूट्रल एक्सिस पे जो स्ट्रेस अकर होता है वो होता है 4/3 टाइम्स ऑफ टो एवरेज। तो यहाँ पर तो आंसर क्या हो जाएगा? एवरेज शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया है कि एवरेज शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का रेशियो सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होगा? तो सर्कुलर में मैक्सिमम होता है वो 4/3 टाइम्स होता है एवरेज का। यहाँ पर एवरेज का के साथ मैक्सिमम का रेशियो पूछा है तो 3/4 हो जाएगा इसका इनवर्स। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रेक्टेंगुलर के लिए होता है रेशियो 3/2। कौन सा रेशियो? जो शियर स्ट्रेस है मैक्सिमम वाला, उससे एवरेज का साथ का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया है कि सिंपल बेंडिंग में क्या अज्यूम करते हैं इस थ्योरी में? तो पहला है कि मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजेनियस आइसोट्रोपिक, ये हम अज्यूम करते हैं, हुक्स लॉ को ओबे करता है। और होमोजेनियस आइसोट्रोपिक तो आपको मैक्सिमम थ्योरीज में मिलेगा, क्योंकि ये सिंपल अजम्पशन लिए बिना एनालिसिस करना एक ग्रेजुएशन लेवल की स्टडी नहीं रहता। फिर सेकंड में दिया प्लेन सेक्शन ऑफ द बीम रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ये भी हम अजम्पशन लेते हैं। ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज सिमेट्रिक अबाउट द लोडिंग प्लेन, कि लोडिंग प्लेन के अबाउट हर एक जो सेक्शन है वो सिमेट्रिक है, और लोडिंग जो एक्ट कर रही है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कर रही है। यंग्स मॉड्यूलस सेम है टेंशन और कंप्रेशन के केस में। तो चारों ही हम अजम्पशन लेते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 106 है, इसमें मुझे करेक्शन लग रहा है, मुझे लग रहा है कि फ्री एंड लिखा है, यहाँ पे फिक्स्ड एंड होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि एक कैंटिलीवर बीम है, लेंथ एल है, कैरी कर रही है कंसंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड, विड्थ ऑफ द बीम इज बी, कांस्टेंट थ्रू आउट द स्पान, विड्थ कांस्टेंट है थ्रू आउट। हमें यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम चाहिए, तो डेप्थ डी क्या होगा एट द फिक्स्ड एंड। तो यहाँ पर ये होता है हमारी इक्वेशन, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की बीम यानी कि एफ बी हमारा जो है वो यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा हर एक पॉइंट पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे जैसे मोमेंट बढ़ेगा हम इधर जाएंगे तो हम वैसे वैसे जो डेप्थ है उसको इंक्रीज करते रहेंगे, ताकि ये जो रेशियो आ रहा है एम अपॉन आई का ये कांस्टेंट रहे, तो एफ बी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर एम हो जाएगा डब्ल्यू एल, कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड लग रहा है। आई होता है बी डी क्यू बाई 12, एफ बी वाई हो जाएगा एक्सट्रीम फाइबर के लिए डी बाई 2, और यहां से आपके पास डी आ जाएगा, ये 6 हो गया, तो ये 6 डब्ल्यू एल अपॉन एफ बी इंटू बी, एफ बी यानी बेंडिंग स्ट्रेसेस, बी यहाँ पे विड्थ है, इसका स्क्वायर रूट, ये यहाँ का डेप्थ होगा, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 में दिया है कि यहाँ पर जो सेक्शन दिया है इसका सेक्शन मॉडुलस क्या होगा। सेक्शन मॉडुलस होता है आई अपॉन वाई। तो सबसे पहले तो इसका आई की इक्वेशन लिखते हैं हम, इसकी आई की इक्वेशन लिखते हैं, तो आप इसको इस तरीके से ज्यूम कर लीजिए, इसमें आपको सिंपल पड़ेगा। तो एक तो आपके पास ये रेक्टेंगल हो गया, इसका हो जाएगा बी डी क्यू बाई 12 के फॉर्मूले से ए, बी की जगह ए आ जाएगा, एच बाई टू टोटल मिला के एच हो गया, एच क्यू बाई 12। अब इस वाले का निकाल लीजिए, एक रेड से शो करती हूँ मैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों को अगर मैं एक साथ ज्वाइंट कर दूं, इस तरीके से बनाऊं, तो क्या होगा, इसकी विड्थ तो टोटल बी हो जाएगी और इसकी डेप्थ टोटल है वो डी है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा बी डी क्यू बाई 12, नहीं तो आप इंडिविजुअल का निकाल के ऐड भी कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है, उतना लगता है कि इसमें मिस्टेक कर सकते हो तो ये आपका आई आ गया। तो वाई क्या हो जाएगा, वाई एक्सट्रीम फाइबर की सेंट्रोइड से डिस्टेंस जो कि है एच बाई 2, तो आई अपॉन वाई, तो ये यहाँ पे सॉरी जेड निकले ना, जेड के इसके इक्वल होगा ए एच क्यू बाई 12 प्लस बी डी क्यू बाई 12 डिवाइडेड बाई एच बाई 2, तो ये आ जाएगा बी डी क्यूब बाई 12 6h प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए एच स्क्वायर अपॉन 6, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में दिया है ये स्टेटमेंट फ्लिस्ट बीम के रिगार्डिंग। फ्लिस्ट बीम में क्या होता है, जैसे कि ये कोई वुडन मटेरियल का है और यहाँ पर आपने मेटल की प्लेट्स लगा दी हैं टॉप और बॉटम पे, तो इससे क्या होगा, टॉप और बॉटम पे जहाँ पे स्ट्रेसेस ज्यादा आ रहे हैं, ये मेटल की प्लेट हो गई, बीच में जैसे वुडन या किसी ऐसे दूसरे मटेरियल का हो गया। तो फ्लिस्ट बीम में क्या होता है कि ये जो यहाँ पर हमने लगाई एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और यहाँ पे स्ट्रेसेस सबसे ज्यादा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हमें देना है वो रिड्यूस हो जाता है सेक्शन का, तो इस टाइप की बीम को बोला जाता है फ्लिस्ट बीम। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ए में दिया है कि कंपोजिट सेक्शन है, ये ऑब्वियसली कंपोजिट सेक्शन है, दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल प्रॉपर्टीज से बना हुआ है। इस तरीके से करते हैं कि एक यूनिट पीस बिहेव करते हैं, तो इनको ज्वाइंट कर देते हैं कि ये अलग अलग नहीं है, ये एज ए यूनिट पीस बिहेव कर रहे हैं। तो सेकंड में दिया है कि टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन। फॉर एग्जांपल टोटल एम अगर इसमें मोमेंट एक्ट कर रहा है, तो कुछ पोर्शन इसका M1 ये लेगा, कुछ पोर्शन इसका M2 ये लेगा, और दोनों मिलके कितना M ले रहे हैं, जो टोटल M एक्ट कर रहा है उस पे उसके इक्वल, मतलब M1 प्लस M2 यहाँ पे इक्वल होगा M के। थर्ड में दिया है कि फ्लिस्ट बीम आर यूज्ड व्हेन बीम ऑफ वन मटेरियल यूज्ड अलोन वुड रिक्वायर ए लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर इसी मटेरियल का हम पूरा बनाते तो काफी लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड होता। अभी फ्लिस्ट बीम बना दी हमने, जैसे मेटल की प्लेट्स लगा दी, इसके कारण क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर बीम है 10 सेंटीमीटर वाइड है, मैक्सिमम शियर फोर्स उस पर ये एक्ट कर रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर ये है तो डेप्थ ऑफ द बीम क्या होगा। तो सबसे पहले तो एवरेज की हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एवरेज होगा 5000 नहीं 50,000 डिवाइडेड बाई एरिया,
10 सेमी है तो इसको mm में रख देते हैं, क्योंकि ये mm में दिया, न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया गया है। तो 10 इंटू 10 ये mm में हो गया, इंटू डेप्थ, ये एवरेज शियर स्ट्रेस हो गया। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा 3/2 इंटू एवरेज, तो 3/2 इंटू एवरेज 10 इंटू डी इज इक्वल टू, ये इक्वल आएगा यहाँ पर जो दिया गया है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 3, तो यहाँ से डी आ जाएगा 3/2 इंटू 50,000, 10 इंटू 10, ये इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये हो गया 250, सॉरी यहाँ पे ये 3 और आएगा, ये वाला 3 इधर नीचे आएगा ना डिवाइड में, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आया 250 mm, यानी कि ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 110 में दी है कि ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है जिसका बेस है वो बी है, जैसे ये ट्रायंगुलर सेक्शन हो गया, बेस इसका बी है, एल्टीट्यूड हाइट जो इसका है वो एच है, सेक्शन ऑफ द बीम सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स एफ इस पर अगर एक्ट कर रहा है तो शियर स्ट्रेसेस एट द लेवल ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होंगे। जो ट्रायंगुलर वाला सेक्शन है इसमें शियर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ज्यादातर में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट करा होता है न्यूट्रल एक्सिस पे, बट इसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वही होता है जो रेक्टेंगुलर में होता है 3/2 ऑफ टो एवरेज, बट ये न्यूट्रल एक्सिस पे एक्ट नहीं करता है। न्यूट्रल एक्सिस पे जो एनए पे जो एक्ट कर रहा होता है शियर स्ट्रेस वो होता है 4/3 ऑफ टो एवरेज, यानी मैक्सिमम से वो कुछ कम होगा। तो आपसे पूछा गया है न्यूट्रल एक्सिस वाला, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू टो एवरेज, टो एवरेज क्या होगा एफ शियर फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया हो जाएगा BH/2, तो ये आ जाएगा 8/3 एफ अपॉन BH, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 में दिए है कि शियर फोर्स आई, एक गिवन शियर फोर्स है एक सिमेट्रिक आई सेक्शन पे, इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो शियर स्ट्रेस इसमें मैक्सिमम होता है वो न्यूट्रल एक्सिस पे होता है। अगर आई सेक्शन का हम बात करें, ये कोई आई सेक्शन है, इसका शियर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम प्लॉट करें तो वो इस तरीके से होगा, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, और यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये वाला यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ये इस लाइन पे 2 शियर स्ट्रेसेस होंगे। अगर मैं इसकी बात करूंगी फ्लेंज की, तो इस जॉइंट पर फ्लेंज पे शियर स्ट्रेसेस होंगे, वो इतना ही मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि विड्थ ज्यादा है। ये वेब है, इसके टॉप पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो उस पर स्ट्रेसेस होंगे वो इतने ज्यादा होंगे। डिफरेंस है क्यों आ रहा है, क्योंकि विड्थ है वो वेब की काफी कम है। तो आपसे तो जस्ट यहाँ पे ये पूछा है मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम तो इसमें भी न्यूट्रल एक्सिस पे ही होता है, बी होगा करेक्ट आंसर, सेंट्रोइड न्यूट्रल एक्सिस पे ही ऑब्वियसली लोकेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 112 में दिया है कि शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे किसी बीम में ट्रायंगुलर सेक्शन में क्या होगा अगर शियर फोर्स एक्ट कर रहा है वो 300 किलो न्यूटन है, बेस 40 mm है और हाइट 20 mm है। तो सबसे पहले तो टो एवरेज निकालेंगे हम, टो एवरेज होगा एफ अपॉन ए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मेगा पास्कल होता है, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट है जिसको हम लिखेंगे पास्कल, और मेगा पास्कल है तो मीटर को कन्वर्ट किया हमने, तो ये फिर 10⁶ आएगा पास्कल की मल्टीप्लाई में, तो मेगा पास्कल लिख सकते हैं इसको। तो पहले तो हम किलो न्यूटन को न्यूटन में रखेंगे, 3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका है टो एवरेज। आपसे पूछा गया है न्यूट्रल एक्सिस पे, न्यूट्रल एक्सिस पे पूछा गया है, तो इसका 4/3 टाइम्स होता है न्यूट्रल एक्सिस पे, तो ये 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1000 डिवाइडेड बाई 100 यानी 10 मेगा पास्कल आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 113 में दिया है कि फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है अबाउट द एक्सिस ऑफ बेंडिंग फॉर ए बीम क्रॉस सेक्शन। तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया होगा वो सेक्शन मॉडुलस होता है, और फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया तो आप यूनिट से भी निकाल सकते हो कि एरिया का फर्स्ट मोमेंट यानी a इंटू वाई, तो a इंटू वाई तो ये मीटर क्यूब का होगा इसका यूनिट, और मीटर क्यूब होता है सेक्शन मॉडुलस का, सेफ फैक्टर का कोई यूनिट नहीं होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका m⁻⁴ होता है, इसका भी m⁻⁴ होता है,
अब बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और ये यहाँ पर एंड होते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस। नेक्स्ट में हम थ्योरी भी और एमसीक्यूज कवर करेंगे। आई थिंक स्लो ऑफ डिफ्लेक्शन वाला टॉपिक लेंगे या कॉलम या टॉर्जन में से कोई।